हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मुकेश कुमार, पीजीटी फिजिक्स इन भिवानी पब्लिक स्कूल। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी रिसेंटली जो 10th क्लास का साइंस एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित फिजिक्स के बारे में। और इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ विल द इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद ए ब्लैक पेपर। तो इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि अगर हम क्या करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस का अपर हाफ को अगर एक पेपर से क्या कर देते हैं, ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये अपर हाफ है, इसको मैंने ब्लैक किया, तो इसमें पूछे व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द इमेज फॉर्म्ड। अगर आप इस अपर हाफ को क्या करते हो, ब्लैक करते हो, तो इमेज पर क्या फर्क पड़ता है। यानी कि इस क्वेश्चन में कहता है साइज ऑफ इमेज फाउंड विल बी 1/2 ऑफ द साइज ऑफ द इमेज ड्यू टू द कंप्लीट लेंस। तो सबसे पहले तो हम बेसिक सी जो डेफिनेशंस है हमारी लेंस से संबंधित उनके ऊपर बात करते हैं। यहाँ फर्स्ट पार्ट जो है वो गलत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर इस लेंस का कोई भी अगर पार्ट ले तो वो लेंस का पार्ट जो है वो एक सेम साइज की इमेज बनाने के लिए कैपेबल है। तो वो अपर हाफ है या फुल साइज है या उसमें से कोई और पार्ट है। नेक्स्ट है द इमेज ऑफ अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड। ये भी गलत है, क्योंकि अभी बताया कि आपको आप देखोगे कि यहाँ जो कर्वेचर है वो से एज टीज रहता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फोकल लेंथ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कारण दोनों ऑप्शंस हम गलत मानेंगे, यानी कि इमेज के साइज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है ब्राइटनेस ऑफ इमेज विल बी रिड्यूस। ये ऑप्शन ठीक है। इसके पीछे रीजन होता है, हम पढ़ेंगे कि जो यहाँ ब्राइटनेस है वो डिपेंड करती है एरिया ऑफ द लेंस पे। और अभी हमने क्या किया, अपर हाफ को जब कवर किया तो लेंस का एरिया कम कर दिया है। तो लेंस का अगर एरिया कम किया है, यानी कि जो ब्राइटर पार्ट होगा लाइट का, अब ब्राइटर पार्ट सिर्फ यहाँ से है, ऊपर से लाइट क्रॉस ही नहीं कर पाएगी। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्राइटनेस है वो एरिया पे डिपेंड कर रही है। अगर आप एरिया को कम करोगे तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर सी आंसर करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बोला इसने द फिनोमिनन ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फर्स्ट ऑप्शन रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्जन। आपको लगेगा कि रिफ्लेक्शन है यहाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब कि मे बी करेक्ट, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्शन की बजाय आप लोगों को रेनबो की जब डेफिनेशन पढ़ते हो, रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट which is formed due to the dispersion, total internal reflection and refraction of sunlight rays by the suspended water droplets in the atmosphere of earth। तो तब जाके रेनबो बनता है। यानी कि मैंने क्या बताया है कि रेनबो में 3 फिनोमिना काम करते हैं, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन। तो हम देखेंगे यहाँ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये गलत, ये गलत। और डी ऑप्शन पे अगर हम देखें रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, क्योंकि वहाँ रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि TIR। और आप TIR वाली कंडीशन पढ़ोगे 12th क्लास में भी, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे रे ऑफ लाइट वापस उसी मीडियम में लोड करा जाती है, और ऐसे फिनोमिनान को हम लोग नाम देते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं क्वेश्चन 13 की बात करता हूँ जो हमारे फिजिक्स पार्ट से है। कलर ऑफ लाइट फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम। हमें ये बताना है कि कौन से कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का वो मिनिमम होगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ प्रिज्म का A प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर प्लस C बाय लैम्डा क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। तो नॉर्मली अगर मैं देखूँ यहाँ पर म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के।
और किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, किस कलर के लिए मैक्सिमम होगा, तो वो डिपेंड करता है किस पे, वेवलेंथ पे। अगर हम बात करें किसके केस में, विबग्योर के केस में, यानी कि स्पेक्ट्रम जो अपना 7 कलर का है विबग्योर में, सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है यहाँ रेड कलर के पास, और सबसे कम जो वेवलेंथ होगी वो होगी वायलेट कलर के पास। तो इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, लैम्डा मैक्सिमम होगा जिसके लिए, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसके लिए वेवलेंथ मिनिमम है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा प्रिज्म का रेड कलर के लिए वो कम होगा किससे, वॉयलेट कलर से। तो ये एक मैथमेटिशियन होते हैं कोचीज नाम से, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, कोचीज रिलेशन के नाम से आता है। आप लोगों को 10th क्लास के लेवल तक सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोन बाय द प्रिज्म होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द कलर। और विबग्योर में अगर मैं बात करता हूँ तो विबग्योर में रेड कलर के पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वेवलेंथ उसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर जाएगा रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू ए बार मैग्नेट इज। तो ऐसा कौन सा करंट कैरिंग डिवाइस है। एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों ने पढ़ा है कि उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में था। फिर अगर मैं एक सर्कुलर लूप के बारे में बात करता हूँ तो सर्कुलर लूप के बारे में आप देखोगे कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न है सरफेस पे कैसा आ जाता है, कर्व्ड आ जाता है, और सेंटर पे स्ट्रेट हो जाता है। ऐसे एक सर्कुलर लूप के केस में तो लास्टली ऑप्शन बचता अपने पास सोलेनोइड वाला केस। और सोलेनोइड का जब आप पैटर्न स्टडी करते हो तो हम देखते हैं कि मान लीजिए करंट का डायरेक्शन हम ऐसे लेंगे तो इधर साउथ आ जाता है, इधर नॉर्थ पोल आता है, जैसा कि आप लोगों ने पोलरिटीज निकालने के लिए सीखा है कि करंट कैरिंग जो सर्कुलर लूप है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, तो उसके अनुसार मैं ये साउथ नॉर्थ कंसीडर करता हूँ। तब जाके आप मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखोगे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ आउटसाइड है और साउथ से नॉर्थ इनसाइड है, बिल्कुल सेम मैग्नेटिक पैटर्न बनता है, तो इसीलिए इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा सोलेनोइड। तो एक सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो बिल्कुल सिमिलर है बार मैग्नेट जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 15 में इसने हमें बोला है कि तो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंटर्स इन द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर या डायग्राम। इन दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एंटर्स एज शोन। आप देख सकते हो डायग्राम के अनुसार, अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ है, बी सिंबल हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के लिए। इसमें दिखाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो चलता है नीचे की तरफ, और फिर उसमें कहता है ये जो पॉजिट्रॉन पार्टिकल है उसका मूवमेंट है कैसे, ऊपर की तरफ, यहाँ पॉजिट्रॉन पार्टिकल है। तो जैसे कि हमें पता है कि करंट का डायरेक्शन हमारे पास कैसे लिया जाएगा, हम लेते हैं करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मोशन के अगेंस्ट। तो मान लीजिए इस लाइन से मैं करंट के बारे में बात करता हूँ, तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो ऊपर की तरफ, आई इलेक्ट्रॉनिक लिख देता हूँ मैं, और पॉजिट्रॉन का करंट है वो भी कैसे है, ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का करंट भी ऊपर है, पॉजिट्रॉन का करंट भी ऊपर है, तो आपको करंट की डायरेक्शन पता चल चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है। हमें यूज करना अब किसका, यहाँ पर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता है कि जब हम थंब को, लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करते हैं, तो वहाँ पर फोर फिंगर हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में या मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज के बारे में, और थंब हमें बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। तो जब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ, दोनों का, इलेक्ट्रॉन का भी और पॉजिट्रॉन का भी करंट कैसे है, ऊपर की तरफ। तो थंब कैसे गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड,
तो यानी कि अब इस केस में जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है, तो इसीलिए इसमें आंसर है बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट में बोला है बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, जो गलत है, मतलब कि नेक्स्ट के तीनों जो आंसर है वो गलत है आपके। तो एग्जैक्ट आंसर इसमें आ जाएगा ए आंसर, यानी कि दोनों का जो मैग्नेटिक फोर्स है या दोनों के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में वो कैसा होगा, नॉर्मली इनवर्ड होगा, यानी कि दोनों पे फोर्स कैसा है, पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। उम्मीद है अब तक आपको जो भी आंसर मैंने बताए हैं आपको समझ में आए हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी असोसिएशन और रीजन पे है। जब दोनों करेक्ट हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए डालना है। दोनों करेक्ट है, रीजन एक्सप्लेन नहीं करता है असोसिएशन को तो बी ऑप्शन। असोसिएशन ट्रू है, रीजन फॉल्स है तो सी ऑप्शन। असोसिएशन फॉल्स है, रीजन ट्रू है तो डी ऑप्शन। हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 19। इसने कहा इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन ए कंडक्टर। तो चलो कंडक्टर के बारे में देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर लिया मैंने, और जब मैं इस कंडक्टर को किससे जोड़ता हूँ, एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के साथ जोड़ता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं लो पोटेंशियल। तो यहाँ तो है लो पोटेंशियल, इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल जहां जोड़ा है वहां पर है हाई पोटेंशियल। क्या कहता है ये, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन ए कंडक्टर। अगर मैं इलेक्ट्रॉन नाम का पार्टिकल यहां पर कंसीडर करता हूं तो मैं क्या देखूंगा, यहां पर लो पोटेंशियल मतलब कि यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, माइनस और माइनस के बीच में रिपल्सन, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कैसे, लो से हाई की तरफ, यानी कि ए तो है यहां पर अब ट्रू। नेक्स्ट है ए ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर। अब बात करते हैं सेल के बारे में। आप सेल के बारे में स्टडी करोगे कि जो सेल होता है उसके पास होती है केमिकल एनर्जी स्टोर, और वो केमिकल एनर्जी फिर प्रोवाइड कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को या जो भी चार्ज पार्टिकल्स है, मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स है, उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका मतलब जो यहाँ सेल है वो एक तरीके से वर्क डन के लिए रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और हमें पता है कि वर्क डन ओवर द चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है वर्क डन ओवर द चार्ज पार्टिकल्स, वो तो बिल्कुल ठीक है यहाँ भी हमारे पास रीजन के अंदर भी, क्योंकि क्या कह रहे हैं ये ड्राई सेल मेंटेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मैंने कहा इसके पास कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जरूरत पड़ने पर चार्ज पार्टिकल्स को क्या देता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो इसका मतलब वहां पर चार्ज पार्टिकल्स पर वर्क डन हुआ, और ये वर्क डन ओवर द चार्ज पार्टिकल्स क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो इसलिए एक ड्राई सेल क्या मेंटेन करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। अगर मैं इस सेल को हटा देता तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होता, और आपको पता है कि मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह काम करते हैं, और उस दौरान वो किसी प्रकार का कोई करंट प्रोवाइड नहीं करते। तो इसका मतलब हमें जो करंट मिला है वो किसके कारण मिला है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, और साथ में चार्ज पार्टिकल्स का वहाँ पर फ्री होना, जैसे कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अकेला फ्री इलेक्ट्रॉन या अकेला पोटेंशियल डिफरेंस कभी करंट प्रोवाइड नहीं करते, दोनों का एक साथ होना जरूरी है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट जो आपका असोसिएशन है वो ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, और रीजन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं किसको, असोसिएशन को। तो इसीलिए इसका ऑप्शन बनेगा बोथ A and R are true and R is the correct explanation of the association। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज पार्टिकल था ही आपका एसोसिएशन में, तो दोनों एक साथ मिलते हैं और उस मतलब कि एक जैसी कंडीशन में आने के बाद क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26। An electric source can supply a charge of 500 coulomb if the current drawn by a device is 25 milliampere. Find the time in which the electric source will be discharged completely।
तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 26 में आपको चार्ज क्यू की वैल्यू गिवन है 500 कूलम और करंट आई की वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर 25 मिली एम्पियर, मतलब कि 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। हमें पता है कि जो करंट की डेफिनेशन के अनुसार करंट का फॉर्मूला आता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम, और यहाँ से टाइम का ही वैल्यू आ जाएगी चार्ज को डिवाइड किया करंट से। चार्ज था हमारे पास 500, करंट था 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 500 को आप 25 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा कितना 20, और 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके प्लस 3, तो यानी कि 20,000 सेकेंड। ठीक है, अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 333.33 आंसर आ जाएगा, यानी कि लगभग मैं ये कह सकता हूँ 334 घंटे के आसपास वहाँ पर सॉरी मिनट के आसपास आपके पास ये टाइम लगेगा मिनट में। ऐसे ही आप हावर्स में कन्वर्ट कर सकते हो इसको 3600 से डिवाइड करके। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 20,000 सेकेंड। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। जैसा कि मैंने बताया है कि चार्ज आपको 500 कूलम गिवन है, करंट आपको 25 मिली एम्पियर था, यानी कि 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। सीधा टाइम का फॉर्मूला लगाना है, चार्ज डिवाइड में करंट। 500 को 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3 से डिवाइड किया। 500 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 20,000 सेकेंड आ जाएगा। मिनट में आंसर 334 मिनट के आसपास, हावर्स में आंसर आपको उसको और 60 से डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड अपनी फिजिक्स की यहाँ पे है। इसने कहा स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ बोला है कि जो नॉर्मल नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हुआ है, और अगर आप देखोगे कि जो इमेज है वो रेटिना के पीछे बनी है। ऐसा कब संभव है कि इमेज रेटिना के पीछे बने? जो हमारी आई बॉल है इसका साइज घट जाए, इसका साइज डिक्रीज हो, और हमारी आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज हो। तो आपको पता है कि ऐसा कौन सा डिफेक्ट था जिसके अंदर मतलब कि आई बॉल का साइज जो है वो डिक्रीज हो, फोकल लेंथ इंक्रीज हो। तो इसमें हम आंसर डालते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस के नाम से हम बोलेंगे। तो नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन में क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस आ जाएगा। लीस्ट टू कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। तो देखो यहाँ ऐसे किसी डिफेक्ट में जो मैंने क्या बताया, आई बॉल का साइज डिक्रीज हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आई बॉल का साइज डिक्रीज होता है तो हमारे आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज होता है। और ऐसा कब संभव है? जब सिलियरी मसल्स में क्या आ जाए, वीकनेस आ जाए। और सिलियरी मसल्स का वीकनेस, अगर सिलियरी मसल्स ऐसे केस में रिलैक्स करे वीकनेस के कारण, तो सिलियरी मसल्स का जब रिलैक्सेशन होता है तो उस टाइम पे हमारा आई लेंस का हमारा जो लेंस है वो थिन हो जाता है। तो मैं कारण दूंगा कि सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाती है इस दौरान ऐसे किसी डिफेक्ट में, जिसके कारण हमारा आई लेंस थिन हो जाता है। आई लेंस थिन होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, और इस कारण हमारा आई बॉल साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। आई बॉल साइज डिक्रीज है, आप जेन्युइनली आप ये दो रीजन लिख सकते हो, आई बॉल साइज का डिक्रीज होना, आई लेंस का फोकल लेंथ इंक्रीज होना। फिर कहते हैं नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट एंड स्टेट इट्स रोल इन दिस केस। तो हम ऐसे किसी भी डिफेक्ट को दूर करने के लिए करेक्टिव लेंस का यूज करेंगे, और वो करेक्टिव लेंस होगा आपके पास एक सुटेबल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस। वो सुटेबल फोकल लेंथ का कन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो क्योंकि आपको पता है कि फार साइटेडनेस में आप दूर का तो साफ साफ देख सकते हो, नियर विजन में हमें प्रॉब्लम आती है। तो इसको करेक्ट करने के लिए तब जाके हम किसका यूज करते हैं कि कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट एंड स्टेट इट्स कॉज, ड्रॉ स्कीमेटिक या
ड्रॉ ए डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जैसा कि हमें पता है, वाइट लाइट का 7 कलर्स में स्प्लिट होने का जो प्रोसेस है वो डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। बात आती है इसका कारण क्या है। जैसे कि मैंने हमारा जो एक क्वेश्चन था उसमें बताया था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से प्रिज्म वाले केस में वेवलेंथ के, और 7 कलर्स हैं वाइट लाइट के पास, सातों रंगों का 7 कलर्स का अपना अपना वेवलेंथ है। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पर रेड कलर की है, सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पर वॉयलेट कलर की है। तो इस कारण क्या होता है कि प्रिज्म जैसा मटेरियल जो है वहाँ पर 7 तरह के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बना देता है। और जैसे कि मैंने बताया था कि मैथमेटिशियन कोचिज नाम से उन्होंने इसके बारे में फॉर्मूला दिया था, उससे संबंधित रिलेशन में हम पढ़ते हैं। ड्रॉ ए डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ बीम ऑफ वाइट लाइट। तो आप देखते हो हम प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन लेंगे और प्रिज्म के प्रिंसिपल सेक्शन को मैंने मान लिया ए बी सी। इसमें प्रिज्म एंगल आपके पास मान लिया एंगल ए है। जब एक वाइट लाइट आती है तो वो वाइट लाइट जब इस प्रिज्म पर फॉल करती है तो जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ क्या होगा कि जब आप नॉर्मल डालोगे तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जिस कलर की है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब उसका रिफ्रैक्शन कम है, तो यानी कि वो कलर टॉप पे रहेगा। और वो कलर कौन सा है यहाँ पर? रेड कलर। फिर उसके बाद बात कर लें हम लोग सबसे कम वेवलेंथ कौन से कलर की है? वॉयलेट कलर की। अगर वेवलेंथ कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कौन से कलर का हो जाएगा? वॉयलेट कलर का। ऐसे जब आप बाहर वाला केस लोगे यहाँ पर, तो बाहर आप स्क्रीन दिखाओगे तो स्क्रीन पे आपको क्या होगा, इधर स्क्रीन ऐसे ले ली मान लो मैंने, तो स्क्रीन पे आपको टॉप साइड पे नजर आएगा कौन सा कलर? रेड कलर। और बॉटम साइड पे नजर आएगा आपको कौन सा कलर? वॉयलेट कलर। और बाकी पांचों रंग बीच में है। तो इस तरीके से हम एक डायग्राम बनाते हैं डिस्पर्जन जो प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म करता है। उम्मीद है आपको ये बात भी समझ में आई है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन ए बंडल ऑफ वायर्स ऑफ सॉफ्ट आयरन इज प्लेस्ड इनसाइड ए coil of solenoid carrying a steady current. Name the device obtained and why is it called so? तो इसने कहा कि जब हम एक सॉफ्ट आयरन वायर्स का बंडल इंसर्ट करते हैं सोलेनॉइड कोर के अंदर तो होगा क्या। हम पहले बात कर ले सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन हमारे पास एक सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है जिसकी लेस रिटेंटिविटी होगी, लेस कोरेसिविटी होगी। लेकिन खासियत क्या है कि यहाँ इसमें आप पढ़ोगे 12th क्लास में कि इसमें हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो कम हो जाता है। मैं एक सिंपल से आसान से वर्डों में अगर इस बात को कहूँ कि सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल हमारे पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इजीली मैग्नेटाइज होता है और फास्टली मैग्नेटाइज होता है इन कंपैरिजन टू अदर मटेरियल्स। तो इसका मतलब जब आपने क्या किया, अकेला आपके पास ये सोलेनॉइड था मान लीजिए, और जब इस सोलेनॉइड के अंदर से करंट पास किया तो आपको पता है कि एक मैग्नेट की तरह काम करता है, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन को डाल दूंगा तो सॉफ्ट आयरन के बारे में मैंने क्या बताया, ये इजीली मैग्नेटाइज होगी। एक मैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट आता है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड फास्टली इंड्यूस होगा, इजीली इंड्यूस होगा। तो इसका मतलब एक तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, एक बार सॉफ्ट आयरन का मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड पे एक सॉफ्ट आयरन कोर पे हम क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं कॉपर वायर की। ऐसी अरेंजमेंट जो आ जाती है हमारे पास, उस डिवाइस को हम लोग नाम देंगे फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों कहला रहे हैं, क्योंकि लास्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, व्हाई इज इट कॉल्ड सो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में ही मैग्नेट की तरह काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड बोला है, तो जैसा कि मैंने पिछले एक बार डायग्राम में बताया भी था आप लोगों को कि यहाँ जब आप एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न देखोगे तो सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में आपको वहाँ जो बेसिक बताया जाता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक सोलेनॉइड लिया मैंने और इसमें
जब आप करंट को पास करवाओगे तो आप देखते हो कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर का वो फेस जिसमें आपको करंट कैसा नजर आए, क्लॉकवाइज नजर आए, वो किसकी तरह काम करता है, साउथ की तरह काम करता है। तो यानी कि जो फेस आपको बोर्ड पर नजर आ रहे हैं वो सारे फेस किसकी तरह, साउथ की तरह है। और दूसरे वाले फेस कैसे हैं आपके, नॉर्थ की तरह हैं, क्योंकि जहां आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आता है वो क्या होंगे आपके, वो फेस एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का किसकी तरह काम करता है, नॉर्थ की तरह। ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे के नजदीक होंगे क्योंकि टर्न्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, ये नजदीक होंगे, तो ये तरीके से एक दूसरे की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को कैंसिल आउट कर देते हैं। फाइनली इधर साउथ बचता है और इधर क्या बचता है, नॉर्थ बचता है। तो यानी कि एंड्स पे आप देख रहे हो, यहाँ साउथ पोल बन गया, यहाँ नॉर्थ पोल बन गया। एक मैग्नेट के केस में डाइपोल होता है, यानी कि डाइपोल जैसा अरेंजमेंट बन गया। और आप देखोगे फिर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले केस में कैसे होगा, नॉर्थ से साउथ, और अंदर वाले केस में कैसे होगा, साउथ से नॉर्थ। और कैसा बन जाएगा अंदर मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही बिल्कुल आप बार मैग्नेट जैसा जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो ड्रॉ कर दोगे, जैसा कि हम बार मैग्नेट वाले केस में देखेंगे। आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पर हमें कैसी नजर आएंगी, एंटर करती हुई, और नॉर्थ से हमें निकलती हुई नजर आएंगी, और ये स्ट्रेट लाइंस होंगी आपके पास। Why does this pattern of magnetic field line what does this pattern of magnetic field lines indicate? तो ऐसा क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। ऐसा जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको बताना चाहता है कि सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है वो आपका बिल्कुल सिमिलर है, कैसा, बार मैग्नेट जैसा। उम्मीद है ये बात भी आप लोगों को समझ में आई है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the potential difference across the two ends of a circuit component is decreased to 1/3 of its initial value। मान लीजिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस V था और बाद में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V डैश, और ये कह रहा है कि जो V डैश है यहाँ पर वो V का 1/3 है, ठीक है। नेक्स्ट, while its resistance remains constant। अब इसने कह दिया कि रेजिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। What change will the observed in the current flowing through it? Name and state the law which help us to answer this question। तो देखो आप लोगों को पता है कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अनुसार V हमारे पास होता है किसके इक्वल, I इंटू में R के इक्वल। ऐसे V डैश किसके इक्वल आ जाएगा, I डैश इंटू में R के इक्वल। तो आप क्या करोगे, V डैश को डिवाइड करोगे V से, और हमें मिलेगा I डैश इंटू R और I इंटू R, क्योंकि R क्या था यहाँ पर, कांस्टेंट था, R में कोई चेंज नहीं था। तो क्या होगा, R से R कैंसिल। V डैश की वैल्यू मुझे पता है किसके बराबर है, V/3 के बराबर है। तो V/3 इंटू 1/V इज इक्वल टू I डैश बाई I, और आप देखोगे V से V कैंसिल, तो I डैश की वैल्यू यहाँ पर हो जाती है किसके बराबर, I/3 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को 1/3 करते हो तो करंट भी ऐसे केस में 1/3 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एंड दिस लॉ इज नोन एज ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अनुसार ऐसा होगा, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अक्रॉस द एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the that ends of the conductor provided that physical conditions remains unchanged। बेसिक्स की डेफिनेशन है, आप सबको आती है। मैं अब नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है हमें, नेक्स्ट है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 4 1.5 वोल्ट सेल्स, 5 ohm resistor, 10 ohm resistor, 15 ohm resistor and a plug key all connected in series। तो देखिए इसमें इसने बोला है एक रेजिस्टेंस तो है यहाँ पर 5 ohm का, दूसरा रेजिस्टेंस है 10 ohm के साथ, और तीसरा रेजिस्टेंस है 15 ohm के साथ। सब किस में कनेक्ट कर दिए इसने, सीरीज में। और यहां ऐसे
1.5 वोल्ट के सेल कितने हैं? टोटल 4 सेल्स लेंगे हम लोग। टोटल यहाँ पर 1.5 वोल्ट के टोटल 4 सेल्स लिए जाएंगे। तो अब इस केस में आप देखोगे यहाँ ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे 4 सेल्स ले रहे हैं भाई हमें, 1, 2 और 3 और 4th और ले लेता हूं मैं यहाँ पर। ऐसे 4 सेल्स को और एक की कंसीडर करेंगे हम लोग, और फिर हम इसको अरेंज कर देंगे किसमें? एक सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे टोटल हमारे पास जो सेल्स हैं वो 4 सेल्स हैं। 4 सेल्स हैं तो यानी कि मैं टोटल बैटरी की अगर बात करूं तो ऐसे केस में टोटल बैटरी जो हमारे पास हो जाएगी वो 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मैं इसको हटाकर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं यहाँ पर, जो टोटल बैटरी अपने पास वो कितने वोल्ट की है? एक 6 वोल्ट की बैटरी है। की को मैं प्रेस कर लेता हूं इस केस में। तो टोटल बैटरी है भाई हमारे पास 6 वोल्ट की को मैंने प्रेस किया है इस केस में। नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ते हैं। नाउ फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। तो आप देखोगे यहाँ रेजिस्टेंस था हमारे पास 5 ओम, ये 10 ओम और ये 15 ओम। सीरीज में पता है सब रेजिस्टेंस क्या करते हैं, हम एडअप करते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 ओम के बराबर। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला हमें पता है किसके बराबर होता है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड कर दिया किससे? टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस से। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है यहाँ पर? 6 वोल्ट है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 30 है। तो हमारे पास यहाँ से 6/30 यानी कि 1/5 मीन्स 0.2 एम्पियर करंट की वैल्यू आ जाती है। फिर आगे कहते हैं फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। 10 ओम पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो आपको पता है कि करंट यहाँ से कितना फ्लो कर रहा है? 0.2 एम्पियर करंट फ्लो करता है। जब यहाँ से करंट 0.2 एम्पियर फ्लो करेगा तो ऐसे केस में आपको निकालना होगा यहाँ से किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। तो मुझे कुछ नहीं करना, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं जब 0.2 से, तो मेरे पास 1 वोल्ट इधर हो जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 0.2 वोल्ट से तो 2 वोल्ट इधर हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और 15 को जब मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 वोल्ट पोटेंशियल इधर हो जाएगा। टोटल आप देख सकते हो 1, 3 और 3 यानी कि 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है हमारे पास टोटल। तो ये तो था इसका सॉल्यूशन। क्या किया था हम लोगों ने यहाँ पर? 1.5 वोल्ट के टोटल 4 सेल्स थे। 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 वोल्ट की बैटरी थी अपने पास। टोटल जो बैटरी थी 5 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर, 15 ओम रजिस्टर, तीनों किस में थे? सीरीज में थे। सीरीज में इसीलिए इनका आंसर रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाता है कितना? 30 ओम आ जाता है। फिर कहता है करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, 6/30 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम निकालना है तो आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से 2 वोल्ट। अगर आपको ये पूछता 5 को मल्टीप्लाई करते 0.2 से 1 वोल्ट, और अगर यहाँ पूछता तो 15 को मल्टीप्लाई करते 0.2 से यानी कि 3 वोल्ट। ये अपने पास रिजल्ट आ जाता है यहाँ से। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ इसमें कहता है व्हेन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होता है? आप क्या डेफिनेशन डालोगे यहाँ पर? या तो आप बोल सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस का एक डेफिनेशन है वर्क डन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जब 1 जूल वर्क डन हो, जब 1 जूल वर्क डन होगा 1 कूलम्ब चार्ज पार्टिकल पर बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उस टाइम पर हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। अगर मैं ओम्स लॉ के अनुसार बात करता तो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। तो मैं क्या कहूँगा, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करे कितने रेजिस्टेंस के अंदर से? 1 ओम के रजिस्टर के से या रेजिस्टेंस से, तो उस टाइम पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस तब भी कितना होगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
A copper wire has a diameter of 0.2 mm and resistivity 1.6 cross 10 की power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 14 ohm? How much does the resistance change if the diameter of the wire is doubled? तो लास्ट है हमारा ये देखिए, इस क्वेश्चन में इसने बोला है हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है तो रेडियस आपके पास डायमीटर की हाफ हो जाएगी और 0.2 को डिवाइड किया मैंने 2 से तो 0.1 mm आपके पास रेडियस की वैल्यू है। रेजिस्टिविटी हमें गिवन है 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 8 ओम मीटर। आपको लेंथ निकालनी है अगर रेजिस्टेंस वायर का 14 ओम है तो यहाँ सीधा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए और L का फॉर्मूला यानी कि लेंथ निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा R A बाय रो के इक्वल। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखोगे। रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है 14 ओम है। एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर करोगे। पाई की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 3.14, आर का स्क्वायर मतलब कि 0.1 mm का स्क्वायर यानी कि 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिखोगे इसको तो 10 की पावर माइनस 4 मीटर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर रेडियस को, क्योंकि mm होता है आपके पास किसके बराबर 10 की पावर माइनस 3 मीटर के बराबर और 1/10 यहाँ से तो यानी कि एक 10 की पावर माइनस 1 यहाँ से, तो इसीलिए रेडियस टोटल होगी 10 की पावर माइनस 4 और उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 8। पाई आर स्क्वायर का रिजल्ट तो आ गया ये। डिवाइड में रेजिस्टिविटी किया आपने कितनी, आपके पास 1.6 क्रॉस 10 की पावर माइनस 8, तो ये आपके पास आ जाता है, लेंथ की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है ये, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। देखो इसने लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला यहाँ पर, तो ऐसे केस में आपको सीधा सा याद रखना है कि जब हम क्या करते हैं डायमीटर या एरिया को चेंज करते हैं, यानी कि डायमीटर डबल्ड किया है तो आप खुद देख सकते हो एरिया भी क्या हो जाएगा वहां पर एक तरीके से डबल्ड हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के स्क्वायर पर। ठीक है, उसके अनुसार आप अपना रिजल्ट सोल्व कर लोगे और लेंथ हम यहाँ पर फिक्स रख रहे हैं। तो ये था आपका पेपर। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि किस क्वेश्चन में क्या आंसर डाला हम लोगों ने। अपना पार्ट स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा 11th है यहाँ पर। तो कन्वेक्स लेंस का अगर आधा पार्ट क्या कर दिया जाए, कवर कर दिया जाए ब्लैक पेपर से, तो वहाँ मैंने बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इमेज के साइज पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन एरिया पे फर्क पड़ गया। एरिया पे अगर फर्क पड़ता है तो ब्राइटनेस चेंज हो जाता है और एरिया डिक्रीज हुआ है तो ब्राइटनेस यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ब्राइटनेस ऐसे केस में डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, एरिया पे। नेक्स्ट आपको बताया गया है रेनबो के पीछे कारण क्या होता है। रेनबो में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से दो फिनोमिना आते हैं, ये यहाँ पर काम करता है। फिर बताया गया था कि रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, तो कौन किसके लिए मिनिमम होगा, ये था रेड कलर के लिए। इसका रीजन आप लोगों को बताया गया था कि रेड का वेवलेंथ जो होता है ज़्यादा होता है और रिफ्रैक्ट इंडेक्स यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, इसलिए ये आंसर आया था। फिर आपका नेक्स्ट आंसर था सोलेनोइड, और यहाँ मैंने बता रखा है जैसा डायग्राम दिखा रखा है कि दोनों में करंट ऊपर की तरफ है। जब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे तो थंब कैसे जाएगा, परपेंडिकुलर इनवर्ट जाएगा, तो उसके अनुसार ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में असोसिएशन और रीजन दोनों ट्रू थे और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। कारण इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाता है सेल या बैटरी के द्वारा, और वहाँ चार्ज पार्टिकल पे वर्क डन है, इसीलिए दोनों बातें ठीक है और रीजन एक्सप्लेन करता है असोसिएशन को। नेक्स्ट आपके पास यहाँ टाइम निकालना था। टाइम निकालने का फॉर्मूला चार्ज बाय करंट डाला और उसके अनुसार 20,000 सेकंड आंसर हमने निकाल दिया था। फिर डिफेक्ट की बात की गई थी, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस था और कारण बताया गया था कि शरीरी मसल्स रिलैक्स होती है, हमारा लेंस थिन हो जाता है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, आई बाल साइज घट जाता है। करेक्ट किया जाएगा इसको कन्वेक्स लेंस का यूज करके। फिर कॉज ऑफ डिस्पर्जन बताया गया था कि जो प्रिज्म है वो 7 कलर ऑफ लाइट को 7 रिफ्रैक्ट इंडेक्स बना देता है
और क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से वेवलेंथ के, ठीक है। फिर बाकी सोलेनोइड वाला केस आपको बताया गया था कि अगर आप क्या करते हो सोलेनोइड वाले केस में सॉफ्ट आयरन को डालते हो, तो सॉफ्ट आयरन क्या था, एक लेस रिटेंटिव लेस कोरेसिविटी वाला मटेरियल है, यानी कि इजीली मैग्नेटाइज होगा और डीमैग्नेटाइज होगा। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखोगे सॉफ्ट आयरन को, तो जल्द से जल्द मैग्नेटाइज हो जाता है। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटाओगे तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और इस खासियत के कारण हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर सोलेनोइड वायर को लपेटते हैं ताकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। ऐसे डिवाइस को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम दिया। और क्यों कहते हैं हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही मैग्नेट की तरह काम करता है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा आएगा, एक बार मैग्नेट जैसा आएगा। फिर उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को अगर 1/3 करते हो तो करंट 1/3 हो जाएगा ओम्स लॉ के अनुसार। फिर यहाँ पर बताया गया था कि आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है 6 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 30, करंट आ जाएगा 6/30 यानी कि 1/5 2 एम्पियर। और यहाँ आप देखोगे 1 वोल्ट पोटेंशियल आएगा, यहाँ पर आपका 2 वोल्ट पोटेंशियल, यहाँ पर 3 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज द पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होता है, जब 1 जूल वर्क डन हो 1 कूलम्ब चार्ज पे, या फिर आप कहोगे कि जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करे 1 ओम रजिस्टर से। और उसके बाद लेंथ निकालने का फॉर्मूला RA/ρ आ जाता है, और R आपके पास 14 था, एरिया हमारे पास πr² 3.14 इंटू, और R की वैल्यू 10⁻⁴ थी, उसका स्क्वायर किया तो 10⁻⁸, और रजिस्टिविटी से डिवाइड किया तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी। फिर आगे कह रहे हैं कि अगर आप डायमीटर को डबल करोगे, तो डायमीटर डबल करोगे तो ऐसे केस में आप देखोगे कि जो भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, नया रेजिस्टेंस आएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के स्क्वायर पे। और आप देखते हो डाया अगर डबल हो रहा है तो एरिया भी एक तरीके से डबल होगा, तो रेजिस्टेंस 1/4 बन जाएगा वहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर था। उम्मीद है आपको जो भी मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हैं ये आप लोगों को समझ में आए होंगे। और आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।